गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा था। पहला, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश योगात्मक होते हैं। दूसरा पढ़ा था आवेश संरक्षित होते हैं। तीसरा, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। फ्रेंड्स उस फूल की तरह होते हैं जिसके आने से हमारा जीवन महक जाता है। तो आप सब भी अपने जीवन में फ्रेंड्स को बनाए रखिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखेंगे। इस पार्ट का सबसे तो नहीं कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस पे VVI का मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम कूलाम ने दिया था, इसीलिए इसका नाम कूलाम का नियम पड़ा है। तो चलते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने 1785 में बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर दो तीन चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। कूलाम का जो नियम था उसको प्राप्त करने के लिए कूलाम ने 1785 में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको पहले कूलाम का नियम नहीं रखा गया, बाद में उनके नाम पे रखा गया। उनको उनके इस कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए इनके नाम पे इसको रख दिया गया, तो उसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये जो नियम था ये बिंदु आवेशों के लिए दिया गया था। बिंदु आवेश, तो आप सब पहले जान लें बिंदु आवेश होता क्या। तो बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिन दो आवेशों के बीच की दूरी उनके साइज की तुलना में बहुत अधिक हो, अर्थात जिन आवेशों का साइज उनकी दूरी के तुलना में बहुत कम होता है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है इनकी तुलना में बहुत कम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश क्लियर है, मैं इसका डेफिनेशन आगे लिखवा दूंगा, बस आप यहाँ पे बस थोड़ा सा समझिए। तो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल, तो बल यहाँ पे दो प्रकार का हो सकता है। तो बल यहाँ पे कितने प्रकार का हो सकता है? दो। एक हो सकता है आकर्षण बल और दूसरा हो सकता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल, व्याकर्षण बल कब होगा? जब दोनों का चिन्ह भिन्न भिन्न होगा, अर्थात एक पर प्लस का चार्ज होगा, मतलब धनावेश होगा, और एक पे माइनस चार्ज होगा, तो वो क्या होंगे? आकर्षण बल उनके बीच कार्य करेगा। और यदि एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पे प्लस हो, अर्थात दोनों समान हो या माइनस माइनस वाले, तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो इन्हीं बल का मान के लिए नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का जो नियम है उसके दो भाग हैं। पहला भाग में क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम दो बिंदु आवेश माने, कोई भी दो बिंदु आवेश मान ले, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, दो बिंदु आवेश है, एक पर है हमारा Q1 चार्ज और एक पर Q2 चार्ज है, तो दो बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाला जो भी बल होगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, वह फोर्स इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात लगने वाला बल को, तो बल मतलब फोर्स F से F समानुपाती Q1 इंटू Q2, क्योंकि दो आवेश है तो दोनों के आवेश का परिमाण, पहले का अगर Q1 मान लेते हैं और दूसरे का Q2 मान लेते हैं, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट भाग आपको समझ में आ चुका होगा क्या है।
दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब यही है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी। अब जैसे यहां से अगर ये दोनों आवेश है, इस पे कोई बल लग रहा है, तो इनकी बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर हम लोग क्या मान ले, r मान ले, तो बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो r का स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। मतलब कि बीच की दूरी क्या है, r है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 2 कहते हैं। तो समीकरण 1 और 2 समझ में आया आप लोग को, अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। चलिए अभी नीचे जगह है तो ध्यान देंगे अब बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्या है, समीकरण 1 कहां से बना, तो कूलाम ने पहला नियम दिया था कि, पहला नियम नहीं मतलब पहले नियम के भाग, पहला भाग कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। और दूसरा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए, एक में है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और 2 में है F समानुपाती 1/r²। तो दोनों को अगर एक में मिला दिया जाए तो लेफ्ट साइड में क्या है, F है, तो F समानुपाती ऊपर क्या है, Q1 इंटू Q2 और बट्टा नीचे क्या है, बट्टा में r² हो जाएगा। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। ये हो गया कूलाम का नियम, ये हो गया कूलाम का दोनों नियम को मिला करके एक नियम बना, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। अब यहाँ पे समानुपाती है, तो आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी समानुपाती रहता है तो उसको समानुपाती को हटा करके क्या लिख देते हैं, एक नियतांक लिख देते हैं। तो F बराबर, इसको हटा के नियतांक जोड़ देते हैं, तो नियतांक कोई भी कांस्टेंट k से लिख देते हैं हम लोग। F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा r² दिखाई दे रहा है, ठीक है। समीकरण नंबर ये क्या हो गया, 3, ठीक है। जहां k एक नियतांक है, जहां k एक क्या है, समानुपातीय नियतांक है, जहां k एक समानुपातीय नियतांक है। k क्या है, एक समानुपातीय नियतांक है जिसका एक मान होता है, जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर दिखाई दे रहा है आप लोग को। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर होता है। तो याद रहेगा आपको, जहां k एक क्या है, नियतांक है, समानुपातीय नियतांक है, मतलब समानुपाती कटा के बराबर दिया गया तो समानुपातीय नियतांक है, जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। ये जो है
इसका मान जो प्राप्त किया गया वह कूलाम ने अपने नियम में कई सारे प्रयोग द्वारा इस मान को प्राप्त किया था। मैंने एक चीज बताना आपको भूल गया कि जो नियम जो दिया था इन्होंने, इसके लिए उन्होंने एक मशीन का प्रयोग किया था जिसे ऐंठन तुला कहा जाता है। एक मशीन का प्रयोग किया था उन्होंने जिसे ऐंठन तुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐंठन तुला कहा जाता है। इस नियम का जो प्रयोग है मैं आगे बताऊंगा कैसे किया गया था। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे समझ गए कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम F समानुपाती Q1 × Q2 बटा R², मतलब उनकी परिमाणों के गुणनफल और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या F समानुपाती K × Q1 × Q2 बटा R²। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दो बिंदु ले लीजिएगा Q1 Q2 के लिए, ठीक है। तो वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ये समीकरण नंबर 3 आया। समीकरण नंबर 3 को अगर हम थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें, जहां मतलब कि समीकरण 3 क्या था? F बराबर K था, तो K की जगह अगर हम लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2 बटा R²। अर्थात हम K की जगह पर अगर लिखना चाहें, K की जगह पर, K एक नियतांक है, उसको अगर लिखना चाहें तो उसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जहां एक K बराबर क्या हो सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मान, चूंकि K का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बाद में जब प्रयोग किया गया तब पता चला कि जो K है वह किसका मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर है। अब आप बोलिएगा ये क्या है? तो एक तो एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है। पाई क्या है? तो पाई का मान आप लोग सभी जानते होंगे 22 बटा क्या होता है? 7 होता है, जो परिधि और त्रिज्या का अनुपात होता है। और ये क्या है? ये जो एक नया आपने चिन्ह देख रहे हैं, इसको कहा जाता है इप्सिलॉन। इसको क्या कहा जाता है? इप्सिलॉन। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या कहा जाता है? इसको इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन के नीचे यहाँ 0 है, तो इसको हम लोग कहेंगे इप्सिलॉन 0। इप्सिलॉन 0, या 0 को अगर 0 है, इसको एक और नाम से इप्सिलॉन नॉट भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इप्सिलॉन नॉट, या 0 भी कह सकते हैं। तो नॉट भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जहां K बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है उसका मान जानते हैं? 8.854 गुणे 10⁻⁻12। थोड़ा सा उधर कर देते हैं, देखिए 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 होता है, जहां एप्सिलॉन 0 बराबर 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -1। मतलब कि 4 पाई का मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए था, कितना? इतना। तो उसको भाग देने पे जितना आएगा वही बचेगा ये, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है, जिसे निर्वात या मुक्त आकाश, निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, या इसका एक और नाम होता है वैद्युतशीलता के अलावा भी एक नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा क्या? आपको बस याद रखना है। तो ये वाला पार्ट इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, मैं पहले इसको मिटा देता हूं एप्सिलॉन को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा दोनों नियम के पास से हमें एक नियम हमें प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 3, F बराबर K × Q1 × Q2 बटा R²।
यही समीकरण 3 को क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम कहा जाता है, जहां के एक नियतांक है जिसका मान 2 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर मतलब प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जहां अगर हम k की जगह पे उसका मान रखें एक्चुअल मान, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k का मान है, अर्थात जहां जो एप्सिलॉन 0 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात की परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसे तो समीकरण जो 3 है और 4 को ही कूलाम का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कूलाम का नियम लिखना हो, अगर ये 2 मार्क्स में आता हो तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा 2 मार्क्स। परंतु अगर और बड़ा भी पूछता है, और मैंने आपको तो कल ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव इस समय से ज्यादा पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत तो अच्छी तरह से डीपली पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये कूलाम का नियम समाप्त होता है। अब हम कूलाम के नियम का जो प्रयोग किया गया था उसके आगे के बाद देखेंगे, तो आप अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए, दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसको उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बाद का देखते हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि कूलाम के नियम में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उसके लिए। पहला शब्द हम लोगों ने इसमें बिंदु आवेश प्रयोग किया था, पॉइंट चार्ज। ये क्या होता है? तो जब 2 आवेशित गोलों के बीच की दूरी, 2 आवेशित गोले हैं, जैसे एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, 2 आवेशित गोले हैं, उनकी बीच की दूरी उनकी आकार मतलब उनकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो उन दोनों आवेशित गोलों को बिंदु आवेश कहते हैं। अर्थात जब 2 आवेशित गोले हैं, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस उनकी त्रिज्या मतलब उनके आकार से बहुत अधिक होता है, तो उन गोलों को, उन आवेशित गोलों को बिंदु आवेश कहते हैं। क्लियर है बिंदु आवेश? सेकेंड नंबर है ऐंठन तुला। मैंने आपको बताया था कि जो कूलाम थे उन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए ऐंठन, जो भी प्रयोग किया था इस नियम के लिए, उन्होंने ऐंठन तुला का प्रयोग किया था। तो ऐंठन तुला क्या है? तो ओरिजन बैलेंस। कूलाम ने 2 आवेशित गोलों के बीच लगने वाले बल की माप के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया था जिसे ऐंठन तुला कहते हैं। यह बहुत ही सुग्राही यंत्र है और इसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन ने जो दिया था, इसकी जांच भी इस ऐंठन तुला के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक और बात मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जो बिंदु आवेश के रूप में जो क्या कहते हैं कूलाम ने आवेश लिया था, वह आवेश कैसे निकाला था। उन आवेश का परिमाण तो बहुत अधिक होता है कि मान लीजिए कोई भी गोला है, उस गोले पे चार्ज तो बहुत अधिक होगा। उन आवेश को कम करने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, तो बता दे रहे हैं आपको। उन्होंने क्या किया था, जैसे उन्होंने एक गोला ले लिया, उस गोले में Q चार्ज था। कितना क्या चार्ज था? Q चार्ज था। फिर उस आवेशित गोला को एक उदासीन गोला, उसी साइज के एक उदासीन गोला को से टक्कर करा दिया, मतलब दोनों को आपस में एक दूसरे के करीब ला दिया। जब ये दोनों एक गोला के दोनों करीब आएंगे तो दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा? इसका चार्ज हो जाएगा आधा। दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2 और Q/2, अर्थात दोनों का चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। अगर इस पर 10 आवेश है, इस पे कितना आवेश है? 10 आवेश है, 7, 8, 9, 10। तो अगर एक उदासीन गोले को इसके करीब लाया जाएगा तो चार्ज इस प्लस का 5 इस पे आ जाएगा, अर्थात दोनों गोले पे कितने कितने चार्ज आ गए? 5 चार्ज दोनों गोले पे क्या हो गए?
आ गए। उसी प्रकार से जब इस पे Q/2 हुआ तो फिर Q/2 वाले गोले को उन्होंने क्या किया, तीसरे गोले से, उदासीन गोले से मिला दिया। जब इससे मिलेगा ये गोला तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, Q/4। इसी प्रकार से वो करते गए, जिसके कारण जो गोला उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें बहुत ही कम आवेश था, अब उस गोले को उन्होंने बिंदु आवेश के रूप में माना था। ठीक है, तो ये करने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया था वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस मुंह से बता दे रहा हूँ, आप इतना याद रखिएगा तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपको मैं बहुत अच्छी तरह क्लियर कराऊंगा, एक टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो प्राप्त करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया गया था वो एटम तुला था। एटम तुला के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि आवेश को किस प्रकार से उन्होंने कम करते गए, कि पहले Q आवेश था तो फिर आधा किया, फिर उसका 4th हो गया, फिर 8 भाग हो गया, फिर 1/16 हो गया, इस तरह कम होते गया। नेक्स्ट, कूलाम के नियम के आधार पर आवेश का SI मात्रक कूलाम की परिभाषा। आपने कल वाले वीडियो में लास्ट में कूलाम की परिभाषा पढ़ी थी, याद आ रही होगी आपको, कूलाम की परिभाषा मैंने पढ़ाई थी। वह परिभाषा मैंने किससे पढ़ाई थी, तो I = Q/T वाले फॉर्मूला से पढ़ाई थी, परंतु ये फॉर्मूला तो हमें यहाँ नहीं पढ़ना था, ये फॉर्मूला हमें पार्ट नंबर 3 में पढ़ना था, मैंने वहां बताया था आपको। अब कूलाम की जो एक्चुअल परिभाषा है वह पार्ट नंबर 1 में कूलाम के नियम से हमें प्राप्त होती है। देखिए कैसे प्राप्त होती है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा था, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या पढ़ा था आपने, F समानुपात F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R²। यही पढ़ा था आपने इक्वेशन नंबर किसमें, 4 में पढ़ा था आपने। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R²। आप इसको बार बार बोलिएगा तो आपको रटा जाएगा। क्यों रटने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको आने वाले क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो आप देख लीजिए F बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R²। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसका मान है, तो ये इसका मान K होता है, जिसका मान 9 × 10 की घात कितना होता है, 9 होता है। यदि हम मान ले Q1 बराबर, हमने क्या माना, Q1 = Q2, Q1 और Q2 दोनों को क्या मान लिया, बराबर मान लिया, और बराबर हमने क्या मान लिया, 1 कूलाम। Q1 = Q2 बराबर कितना मान लिया, 1 कूलाम, तथा R बराबर क्या मान लिया, 1 मीटर। क्या मान लिया हमने, 1 मीटर हो तो क्या माना हमने, Q1 और Q2 दोनों का मान 1 कूलाम, तथा R बराबर 1 मीटर हो तो क्या होगा, F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R का मान बटा में 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को किसी चीज से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा, 1 ही आएगा, अर्थात ये सब खत्म हो गया। अर्थात हमें F बराबर कितना प्राप्त हुआ, F बराबर 9 × 10 की घात 9 न्यूटन। बल का मतलब न्यूटन होता है, इतना न्यूटन प्राप्त हुआ। अर्थात हमने यहां देखा कि जब दो आवेश समान हो और दोनों का चार्ज कितना हो, 1 कूलाम हो, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर। अर्थात हमने क्या देखा कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 दोनों का चार्ज कितना हो, 1 कूलाम हो, दोनों का चार्ज कितना हो, 1 कूलाम हो, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उनके बीच यदि F बराबर 9 × 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उन आवेश को क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश कहते हैं। अर्थात 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में
1 मीटर की दूरी पर रखे गए किसी सजातीय आवेश, दोनों का जाति क्या है, समान है, दोनों प्लस में, रखे गए सजातीय समान आवेश, सजातीय समान आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है या करे, तो उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, एक कूलाम कहते हैं। अर्थात ये एकांक आवेश की डिफिनीशन हो गई। एकांक आवेश की अगर आपको परिभाषा देनी है तो एकांक आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए किसी सजातीय आवेश, यहाँ पे एक कूलाम रखी दिया गया है, चलिए सजातीय आवेश ही रख लेते हैं, सजातीय आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, तो उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। तो अगर एकांक आवेश का डिफिनीशन आपको लिखना है तो आपको ये कूलाम के नियम से आपको एकांक आवेश का डिफिनीशन पता चल जाएगा, तो लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो आज इसमें का तीसरा खत्म हो गया। अब चौथा है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का जो नियम था, देखिए हर एक नियम जो होता है अपने में परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो कूलाम के नियम में भी कुछ कमी है। तो उसकी कमी पहली है कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है, अर्थात इस नियम को केवल बिंदु आवेश के लिए ही मान्य रखा गया है। बिंदु आवेश के अलावा अगर बड़ा आवेश हो तो उसके लिए यह नियम मान्य नहीं करता है। तो किसके लिए मान्य है, तो ये केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। अब दूसरा नियम, यह नियम 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर तक की अल्प दूरी के लिए ही मान्य है, अर्थात इनकी दूरी सबसे कम कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻14 मीटर। अगर इनकी दूरी इससे भी कम हो गई, मतलब इससे कम हो गई, तो ये नियम मान्य नहीं होगा। इतने से कम के लिए कौन सी नियम मान्य होता है, तो इतने से जब कम हो जाता है तब इतने से कम के लिए कौन सा बल कार्य करता है, नाभिकीय बल कार्य करता है। तो वह हमारा अगला जो नाभिकीय जो नेक्स्ट बल होता है, 4 मूल बल होते हैं, तो नाभिकीय बल उसमें हो जाता है। ये हमारा आकर्षण बल के रूप में नहीं होकर के यहाँ नाभिकीय बल हो जाता है, जिसके लिए कूलाम का नियम मान्य नहीं रखता है। अर्थात यह जो 10⁻⁻14 जो नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, इतने तक ही सीमित है। अगर इससे कम हुआ तो यह बल नाभिकीय बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस याद रखिएगा कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है, और दूसरा यह नियम 10⁻⁻14 की अल्प दूरी के लिए मान्य है। तो यहाँ पे हमारा ये कूलाम का नियम वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगले वाले टॉपिक में हम लोग कूलाम के नियम की जो सदिश निरूपण है, जो वेक्टर फॉर्म है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, सदिश निरूपण। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया, तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।